नमस्कार, आप सब लोगों का भारतीय राष्ट्रपति क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हुआ। पहले हम पढ़ेंगे प्रारंभिक तैयारी यानी संगठन बनाना। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि 1857 को स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने का बहुत प्रयास किया अंग्रेजी शासन ने। भारत के इतिहास में इस आंदोलन के पश्चात नए युग की शुरुआत हुई है। जो आंदोलन था, इसने ही लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना जागृत करी। 1857 को स्वतंत्रता आंदोलन से जनता को एहसास हुआ कि देश की आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियां देश के लोगों के लिए, है ना, जनता को एहसास हुआ कि देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियां देश के लोगों को एक दूसरे के समीप ला रही है। तो वो यह भी जानते थे कि लोगों को जागरूक करना होगा, उनमें राजनीतिक चेतना पैदा करनी पड़ेगी, तभी भारतीय राष्ट्र का लक्ष्य पा सकते हैं। तो इसलिए यह ज़रूरी हो गया कि लोगों में राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवाद की भावना तो जागृत हो ना। तो ये आप यह जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मूलतः विदेशी आधिपत्य के विरुद्ध एक संघर्ष था कि विदेशी लोग पूरा कब्जा कर लिए। ब्रिटिश शासन के अत्याचारों से उत्पन्न परिस्थितियों ने भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न कर दी, विकसित करने में सहायता करी। वे परिस्थितियाँ निम्नलिखित की क्या क्या थी। पहले तो जाति घृणा, सामाजिक कुरीतियाँ, असमानता को दूर करने का प्रयास। दूसरा, समूचे देश का राजनीतिक रूप से एकीकरण होना बहुत ज़रूरी था। डाक तथा संचार व्यवस्था प्रारंभ करना, अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार करना, अंग्रेजों के पक्षपातपूर्ण आर्थिक नीति यानी सिर्फ उनकी जो पक्षपाती नीति थी, आर्थिक नीति जो थी, जो किसी साहूकारों के भले की हो, बाकी किसी के भले के लिए नहीं, और शोषण के कारण भी देश में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्रीय एकता की भावना देश प्रेम, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक परंपराओं पर अभिमान की भावनाओं को सामूहिक रूप से राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रीय एकता की भावना देश प्रेम और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परंपराओं पर जो अभिमान की भावना होती है, उसको राष्ट्रवाद कहते हैं। अंग्रेज़ों ने अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार क्यों किया? अंग्रेज़ जो थे, उन्होंने अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार क्यों किया? ठीक है, आपने यह पढ़ा कि 18वीं सदी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, हमने पढ़ा है ना। अंग्रेजी व्यापार विश्व भर के कई देशों में अपना क्या बेचने आए, माल बेचने आए, है ना। उन्हें अपने कारखाने के लिए सस्ते कच्चे माल तथा तैयार माल के लिए बाजार चाहिए था। इसलिए भारत की कृषि, उद्योग, व्यापार आदि की नीति अंग्रेजी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। जो नीति थी वो उनके लाभ के लिए। अतः उन्होंने भारत का हर तरह से शोषण किया, आर्थिक शोषण किया। इस नीति को हमारे देश के नेताओं ने डटकर विरोध किया। इसी विरोध की भावना से उत्पन्न विचार को आर्थिक राष्ट्रवाद भी कहा गया। भारतीयों के पाश्चात्य साहित्य एवं दुनिया के अन्य भागों की घटनाओं के बारे में जानकारी मिली भारतीयों को, कि पश्चिमी साहित्य क्या है, और भी चीज़ों के बारे में उनको जानकारी मिली। इससे उनमें राजनीतिक जागरूकता चालू हुई, आई दिमाग में, मतलब उनके अंदर आई। अब भारतीय समझने लगे कि भारत के पिछड़ेपन के लिए ब्रिटिश शासन ने जो आर्थिक नीति लगाई थी वो जिम्मेदार है, जिनके कारण किसान, शिल्पकार और कारीगर बर्बाद हो गए। तो भैया पीछे हो जाएंगे ना, जब कारीगर, किसान ही बर्बाद हो जाएंगे, शिल्पकार बर्बाद हो जाएंगे, तो बाज़ार कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे आर्थिक तौर पर मजबूत होंगे। तो उस समय में से भारतीय समाज में शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जिनमें वकील, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी आदि शामिल थे। यह समाज आधुनिक शिक्षक से प्रभावित और जागरूक था। ठीक है, आधुनिक जो शिक्षा थी इससे प्रभावित और जागरूक था। इसने संवैधानिकता, लोकतंत्र जैसे आधुनिक विचारों को आत्मसात किया और उदार लोकतांत्रिक विचारों को स्वीकार किया। ठीक है, मतलब सीखा है और उसको आत्मसात भी किया और उसको स्वीकार भी किया। ब्रिटिश शासकों की नक्सलवाद की भावना तथा प्रशासन में भारतीयों को न्यूनतम वेतन दिए जाने से उनके मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ कि ये तो गलत है। उन्होंने जाति भेदभाव के विरुद्ध भारतीयों में स्वाभिमान की भावना जगाई और इससे उनमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। भारतीयों की राजनीतिक सभाएं प्रारंभ में कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास जैसे प्रांतीय नगरों में हुई थी पहले। ठीक है, 1851 में कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1852 में मुंबई एसोसिएशन तथा इसी वर्ष मद्रास नेटिव एसोसिएशन का गठन भी हुआ। इन संगठनों की प्रमुख मांगें क्या थी? सरकार में भारतीयों की भागीदारी होनी चाहिए, करों में कमी की मांग की उन्होंने, और भारतीय समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ हैं उनको समाप्त करो। इन संगठनों में प्रायः शिक्षित और उच्च वर्ग के लोग ही थे। बाद में ऐसे कई संगठन बने जिनमें जन सामान्य के लोग भी सदस्य बने, नॉर्मल लोग भी। ऐसे संगठनों में 1870 में जो पूना सार्वजनिक सभा हुई थी, और 1874 में मद्रास महाजन सभा, और 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन प्रमुख थे।
छत्तीसगढ़ में भी इस तरह कुछ संगठनों के विकास में राजनीतिक जागृति दिखाई पड़ने लगी थी। ये नए संगठन पहले की अपेक्षा अधिक प्रखर थे। ये अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों से किए जा रहे भेदभाव एवं शोषण के विरोध में सभाएं करते थे। इनकी मांगें संपूर्ण भारत के लिए होती थी, है ना, अगेंस्ट में, अंग्रेज़ों के अगेंस्ट काम करते थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे 1853 में कलकत्ता में आयोजित इंडियन एसोसिएशन की बैठक में देश के सभी भागों के लोगों को आमंत्रित किया था, देश के सभी भाग के लोगों को। यह प्रथम अखिल भारतीय प्रयास था। क्या था ये? पहला अखिल भारतीय प्रयास था। कालांतर में एक अन्य अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया गया था, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में आरंभ हुआ था। देश के विभिन्न भागों से 72 प्रतिनिधि इस अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ठीक है, WC बनर्जी। इसी अधिवेशन में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। उन दिनों इन संगठनों के मुख्य उद्देश्य क्या थे कि भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों को संगठित करना, धर्म जाति आदि से परे एकता की भावना उत्पन्न करना। धर्म जाति को छोड़ो, सिर्फ राष्ट्रीय एकता पर ध्यान दो, एक दूसरे की समस्याओं को जानो, राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक उपायों पर विचार विमर्श करो, स्वतंत्रता, समानता और स्वराज में आस्था बराबर रखो, ठीक है। तो 1876 में भैरमगढ़ बस्तर में विद्रोह हुआ था, है ना, पढ़ा था हमने। कांग्रेस सम्मेलनों में हो रही चर्चा से सरकारी अधिकारी चिंतित होने लगे, क्योंकि शासन के बारे में जो कुछ कहा जा रहा था वो तो पूरी बात सच थी। सरकार इसका खंडन भी नहीं कर। कांग्रेस को लोकप्रिय न होने देने तथा भारतीयों की सदस्यता को रोकने के लिए सरकार ने कमर कस ली कि अब तो कुछ तो करना पड़ेगा। उन दिनों ऐसे कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति ही नहीं दी। कांग्रेस के प्रारंभिक नेता नरम विचार वाले थे, यानी कि नरम लोग थे। उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किए बिना देश की राजनीतिक आर्थिक प्रगति का प्रयास किया कि अंग्रेज का विरोध नहीं करेंगे, राजनीतिक तौर पे आगे कार्य करेंगे। तो अपनी मांगों को शासन के समक्ष रखकर देश की समस्याओं का हल निकालने का प्रयत्न करते थे वो। ब्रिटिश शासन ने अधिवेशनों में रुकावट पैदा करना शुरू कर दी, क्योंकि वो नरम दल के नेता थे। इतना विरोध होने के बाद भी जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो अपना कार्य कर रही थी। देश की प्रेम की भावना से प्रेरित होकर बड़ी संख्या में युवा वर्ग भी राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हो रहे थे। महिलाएं भी अधिवेशनों में भाग ले रही थी। छत्तीसगढ़ में भी राष्ट्रभक्त युवकों की कमी नहीं थी, है ना। यहाँ के जागरूक नव युवकों ने जन जन में देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया। इनमें जो माधवराव सप्रे थे, है ना, उनका नाम प्रमुख है। उन्होंने 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र नाम की समाचार पत्र चालू करवाया था और 1906 में हिंद केसरी के नाम से साप्ताहिक समाचार पत्र निकालकर लोगों में देश प्रेम की भावना उत्पन्न करवाई, विकसित करवाई। स्वराज के लिए संघर्ष हुआ। क्या था? पहला तो संगठन बनाना था, दूसरा स्वराज के लिए संघर्ष, आंदोलनकारी दलों का निर्माण एवं प्रवृत्तियाँ। आप ये जानते हैं कि कांग्रेस ने प्रतिवर्ष अधिवेशन करके प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि की। महिलाओं की सहभागिता से भी सुधारात्मक आंदोलन शुरू किया। वे प्रार्थना पत्रों, निवेदनों के द्वारा अपनी मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखते थे, है ना। सरकार मांगे पूरी करेंगी ऐसा उनको विश्वास होता था। अंग्रेज सरकार ने उनकी मांगों की ओर ध्यान ही नहीं दिया। भारतीय राष्ट्रीयता की भावना को कमज़ोर करने का प्रयास किया। तत्कालीन जो वाइसरॉय कर्जन थे उस समय देश के सबसे बड़े बंगाल प्रांत का अक्टूबर 1905 में क्या कर दिया? विभाजन कर दिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से बंगाल भारत का बड़ा प्रांत था। इसमें बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का भी समावेश था। अंग्रेजों ने इस विभाजन को प्रशासनिक सुविधा बताया, किंतु उनका उद्देश्य राष्ट्रवाद की भावना को कमज़ोर करना था, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत था, 3 उसमें आते थे सारी चीज़ें, तो एक बड़ा संगठन बन सकता था, इसलिए उन्होंने उसको बंटवारा ही कर दिया, है ना, विभाजन कर दिया। बंगाल प्रांत के विभाजन के पीछे प्रशासनिक सुविधा का एक कारण हो सकता है, किंतु वायसराय कर्जन का वास्तविक उद्देश्य हिंदू एवं मुसलमानों में फूट डालकर जो राष्ट्रवाद की भावना थी, राष्ट्रीय आंदोलन को नुकसान पहुंचाना, उसको कमज़ोर करना था। तो नवनिर्मित पूर्वी बंगाल में जो मुसलमान बहुसंख्यक के थे, जो नया बंगाल बना पूर्व साइड में बंगाल, तो कर्जन की इस नीति का मुख्य उद्देश्य भी मुस्लिम बहुल प्रांत का निर्माण करना था, कि वहाँ पे मुस्लिम लोग ज़्यादा रहे, तथा मुसलमानों को ब्रिटिश शासन का समर्थक बनाना, कि हम आपके साथ हैं, हिंदू आपका शोषण कर रहे हैं, ऐसा। तो बंगाल विभाजन से जनमत अत्यंत उग्र हो गया कि ये क्या हो गया। लोगों ने उस दिन शोक दिवस मनाया, क्या बोला कि ये गलत है, और शोक दिवस का रूप मनाया और ब्रिटिश माल का बहिष्कार कर दिया। स्वदेशी माल को खरीदने की शपथ ले ली कि अब कोई नहीं खरीदेगा, स्वदेशी माल को ही सब लोग खरीदेंगे, विदेशी माल को कोई नहीं खरीदेगा, और वंदे मातरम और स्वदेशी का नारा भी लगाया।
विद्यार्थियों ने सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार कर दिया। राष्ट्रीय भावना जागृत करने वाली शिक्षण संस्थाएं राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना होने लगी। अब बंग भंग विरोधी आंदोलन एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया है ना। बंगाल को भंग कर दिया तो बंग भंग विरोधी आंदोलन एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया। बंगाल विभाजन युक्ति संगत नहीं था, इसलिए अंग्रेज शासकों को 1911 में इसे रद्द करना पड़ा और यह घटना राष्ट्रवादियों के लिए बहुत बड़ी विजय सिद्ध हुई। कांग्रेस सतत क्रियाशील रही, कंटिन्यू अपना काम करती रही। 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता किसने की? दादाभाई नारोजी ने। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराज, स्वदेशी, राष्ट्र शिक्षा, विदेशी बहिष्कार के 4 सूत्री कार्यक्रमों को बहुमत से स्वीकार किया। प्रारंभ में कांग्रेस ने नरम विचारधारा वाले सदस्यों की बहुतायत थी। इनके सब नरम लोग की पॉलिटिकली अपना काम करना है सबको, ठीक है। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभक्त हो गया, जिसे गरम दल एवं नरम दल के नाम से जाना जाने लगा। नरम दल में क्या था? वो नेता थे जिनको ये था कि भारतीय की मांगों पर न्यायोचित विचार करने के लिए ब्रिटिश शासकों को अनुनय विनय करके मनाया जा सकता है, मनावन करके। इसके लिए प्रमुख नेता थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता आदि। इन्होंने 1905 में नरम विचारधारा वाले नेताओं को के स्थान पर गरम विचारधारा अर्थात उग्र राष्ट्रवादी नेता का महत्व बढ़ने लगा। अब ये हो गए, ये तो नरमपंथी थे कि मतलब एक नॉर्मल तरीके से अपना काम निपटा रहे थे, कर रहे। कुछ गरम दल के नेता भी थे। गरम दल के नेताओं का मत था कि सरकार के केवल मनावन से कुछ नहीं होगा, अनुनय विनय करने से कुछ नहीं हो सकता, हमको कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।